मुमताज मुफ्ती की मारूफ किताब हिंद यात्रा। बेजी सार। वो मोहतरमा जिसने हमें बेजी सार की फरमाइश की थी बड़ी बाइज्जत खातून थी। साथ ही वो उम्र रसीदा थी। शायद उम्र ज्यादा ना हो, लेकिन अंदाज में उम्र रसीदगी थी, और वो तमाम खवास मौजूद थे जो उम्र रसीदगी से इंसान में पैदा होते हैं। तहम्मुल, वक़ार, ठहराव, दानिश। उनकी ज़बानी हमने पहली मर्तबा बेजी सार का नाम सुना। दवा, ग्लास। खातून ने कहा, आप दिल्ली जा रहे हैं, हो सके तो वहां से बेजी सार के 2 ग्लास ले आएं। अशफाक हुसैन ने पूछा, वो क्या होता है बेजी सार? मोहतरमा ने जवाब दिया, बेजी सार के ग्लास होते हैं। अशफाक हुसैन ने पूछा, खिलौना ग्लास? मोहतरमा मुस्कुराई, नहीं नहीं, खिलौना ग्लास लेकर मैं क्या करूंगी? वो ग्लास दरअसल दवा हैं। अशफाक हुसैन सटपटाया, ग्लास दवा है? वो बोली, हां, ये ग्लास ज़ियाबितूस के लिए बहुत मुफीद है। रात को ग्लास में पानी भर रखो, सुबह सवेरे निहार मुंह पानी पी लो तो ज़ियाबितूस के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अशफाक हुसैन ने हैरत से पूछा, अच्छा जी? वो बोली, आजमूदा है। अशफाक हुसैन ने पूछा, खूब, लेकिन ये ग्लास मिलेंगे कहां? उसने जवाब दिया, दिल्ली में बेजीसार ग्लास को सभी जानते हैं। आप कहिए बेजीसार का ग्लास चाहिए, वो बता देंगे। बस 2 ग्लास खरीद लाइए। अता पता पूछने में मुझसे बड़ा अहमक शायद रूए जमीन पर मिलना मुहाल हो। पता नहीं अता पता पूछते वक्त मैं इतना बेसब्रा क्यों हो जाता हूं। उस वक्त जब मोहतरमा ने कहा कि बेजीसार को दिल्ली में सभी जानते हैं, तो मुझे ख्याल आया कि बेजीसार जरूर अमृत धारा किस्म की चीज होगी। पूछेंगे तो राह चलते लोग रुक जाएंगे, कहेंगे बेजीसार? हाँ हाँ, सीधे चले जाएं, चौक से बाएं हाथ मुड़ जाएं, आगे बेजीसार बाजार है। सारे बाजार में बेजीसार के ग्लास सजे हुए हैं, जौन सा पसंद आए खरीद लीजिए। वैसे बेजीसार का नाम सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे कोई सन्यासी किस्म की चीज हो जो विंध्याचल की पहाड़ियों में उगती हो। मुमकिन है उस बूटी पर फूलों की जगह ग्लास लगते हों, जिन्हें सन्यासी तोड़कर ले आते हों और सरे राह मजमा लगाकर बेचते हों, जैसे हमारे यहां जवां मर्दी की दवाइयां बेची जाती हैं। कोई बात भी तो हो। दिल्ली पहुंचकर पहले रोज ही हमने इकबाल होटल में नाश्ता करते हुए होटल वाले से पूछा, क्यों भाई, ये बताइए यहां दिल्ली में बेजीसार ग्लास कहां मिलेगा? होटल वाले ने दोहराया, बेजीसार? इस पर सभी लोग जो होटल में बैठे थे उनके कान खड़े हो गए। वो गुनगुनाए, बेजीसार। होटल वाला चिल्लाकर बोला, क्यों मीर साहब, बेजीसार का पता है कुछ? मीर साहब ने सर उठाया, बोले, अच्छा, बेजीसार। बेजीसार। और फिर चुप हो गए। उनके अंदाज से ऐसे मालूम होता था जैसे वो बेजीसार के जुमला रमूज और असरार से वाकिफ हों। मीर साहब के पीछे बैठे हुए हम साहब बोले, हाँ हाँ, बेजीसार। हम इस लफ्ज से तो खासे मानूस हैं, अगरचे याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन हम बेजीसार से अच्छी तरह वाकिफ मालूम पड़ते हैं। हम साहब के पहलू में एक दुबला पतला नौजवान बोला, इकबाल भाई, परेशानी की बात नहीं, नूरी अभी आएंगे, उनसे पूछ लेना। दिल्ली की कोई चीज हो और नूरी न जाने, ये हो नहीं सकता। नूरी से कोई चीज छुपी नहीं है। हाँ। फिर वो हमसे मुखातिब हुए और बोले, बाबू साहब घबराइए नहीं, अभी नूरी आएगा इधर होटल में, उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। आप शाम को खाना खाने आए तो हमसे सारी मालूमात ले लें, बल्कि बेहतर रहे कि आप ऑर्डर दे दें, ग्लास यहां पहुंच जाएंगे होटल में। आप कहां खराब होते फिरेंगे यहां दिल्ली में, कोई बात भी हो। हम साहब बोले, वाह, क्या बात की है, बिल्कुल मुनासिब। मीर साहब ने हाँ में हाँ मिलाई, हाँ मियाँ, ऑर्डर ले लो, यही मुनासिब है। होटल वाले ने कहा, ऑर्डर ही ले लेंगे। मैंने सोचा, वाह, क्या अता पता बताया था मोहतरमा ने, वाकई यहां तो सभी बेजीसार को जानते हैं। चलो, ये फरीजा भी अदा हुआ, समझ लो कि बेजीसार की फरमाइश पूरी हो गई। तुर्की हम्माम और मक्खियां। उसी रोज शाम के वक्त हम कैंप के हॉल से बाहर घास पर बैठे मक्खियां उड़ाने के शुगल में मसरूफ थे कि बेजीसार की बात चल निकली। वो कैंप हॉल दरअसल थिएटर हॉल था, जो इसलिए बनाया गया था ताकि रात के वक्त इसमें खेल दिखाया जाए।
वो हॉल दिन के वक्त इस्तेमाल के काबिल ना था, खुसूसन गर्मियों में। उन दिनों दिल्ली में सख्त गर्मी थी, हवा मुस्तकिल तौर पर बंद थी। वो पेडिस्टल फैन जो हॉल में आर्जी तौर पर फिट किए गए थे, घूमने वाले पंखे न थे। सुबह 9 बजे तक हॉल की आबोहवा खासी इत्मीनान बख्श होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज ऊपर आता तो टीन की छत गर्म होना शुरू हो जाती। 11-12 बजे तक छत से गर्मी के भभाके निकलने शुरू हो जाते। 3 बजे वो हॉल तुर्की हम्माम में बदल जाता और ये कैफियत रात के 8-9 बजे तक कायम रहती। उस तुर्की हम्माम का एक फायदा जरूर था, दोपहर से पहले ही लोग हॉल को छोड़कर बाहर दरख्तों की छांव में आ बैठते। यूं मजबूरी के तहत मेलजोल का सिलसिला कायम हो जाता। बाहर कोई पंखा ना था, अंदर के पंखे दिन के वक्त हवा चलाने के बजाय छत के टीन की गर्मी को सारे हॉल में फैलाते रहते थे। बाहर घास पर छत के टीन की हिद्दत तो न थी, लेकिन वहां लातादाद मक्खियां थीं। समझ में नहीं आता था कि खुले मैदान में साफ सुथरे घास में मक्खियां क्यों थीं। न वहां खाने पीने का सामान था, न गंदगी। इसके बावजूद वहां मक्खियों की यूं बारिश होती जैसे दिल्ली नहीं मक्खियों की चरा पूंजी हो। इसलिए लोग हाथ का पंखा, अखबार का कागज, कॉपी या कोई और चीज चलाने पर मजबूर होते, चलाए जाते, फिर भी भिन्न भिन्न का जलतरंग बजे जाता। अशफाक हुसैन और मैं हॉल के परले कोने में मुकीम थे। ये जगह स्टेज के करीब थी। स्टेज के पहलू में थिएटर का ग्रीन रूम था। ग्रीन रूम में पुलिस की गार्ड रहती थी। पुलिस के कुल 6-7 सिपाही थे जो सारा दिन तुर्की हम्माम से बचने के लिए बाहर कीकर की छांव में चारपाइयों पर बैठकर मक्खियां उड़ाते रहते, फिर रात के 9 बजे बरामदे में जा लेटते। होटल से बेजीसार के मुतालिक मालूमात हासिल करने के बाद जब हम तुर्की हम्माम में पहुंचे तो बाहर घास पर सिपाहियों के पास जा बैठे। वहां मक्खियां उड़ाते उड़ाते पता नहीं अशफाक को क्या सूझी कि उसने बेजीसार का तस्करा छेड़ दिया। एक सिपाही ने हैरत से कहा, बेजीसार? ना महाराज, हमने तो आज तक ये नाम नहीं सुना। बाकी सिपाहियों के भी मुंह हैरत से खुले थे। बेजीसार? मैंने वजाहत करने के लिए कहा, यार कोई सन्यासी चीज है। सिपाही सोच में पड़ गए। एक बोला, ना महाराज, हमारे थाने के पास ही सन्यासी का अड्डा है, वहां ऐसी कोई चीज नहीं। सब ने उसकी हां में हां मिलाई। बेखबर बाखबर। वाह, मैंने सोचा ये दिल्ली के हिंदू कितने बेखबर हैं कि हिंदुस्तानियों की चीज से भी वाकिफ नहीं। वो इकबाल होटल के मुसलमान कितने बाखबर हैं। हर किसी को बेजीसार का नाम किस कदर मानूस सा लगा था। उन्होंने यूं नाम लिया था जैसे बेजीसार रोजमर्रा के बरतने की चीज हो। मैंने सोचा बस रात को होटल में जाने की देर है, नूरी साहब सारी इतलात दे गए होंगे, सिर्फ ऑर्डर देने की बात होगी, सो दे देंगे। चलो, बात खत्म हुई। रात को जब हम इकबाल होटल खाना खाने के लिए गए तो पता चला कि नूरी साहब किसी वजह से नहीं आए। अगले दिन जब हम होटल में पहुंचे तो इत्तेफाक से नूरी साहब वहीं बैठे थे। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, बहुत ही चाको चौबंद, तेज इतना कि बंद बंद रक्सा था और गुफ्तगू इतनी रवां जैसे मुंह में जबान की जगह कैंची लगी हुई हो। हमें देखकर नूरी साहब बोले, हाँ जनाब, इकबाल ने सब कुछ बता दिया है। हाँ बेजीसार, मतलब है ग्लास, घबराने की बात नहीं, मिल जाएगा। आपको कितने चाहिए? 1 दर्जन से कम क्या होगा, सौगात के तौर पर लेकर जाने हैं ना, हो जाएगा इंतजाम। नूरी साहब को देखकर हमें पता चल गया कि पूछ गछ के बगैर बात नहीं बनेगी। फिर तो हमने हर राह चलते शख्स से पूछना शुरू कर दिया, महाराज आपको बेजीसार का पता है? जनाब बेजीसार कहां मिलेगा? बेजीसार बेजीसार बेजीसार। सारी दिल्ली हमारे बेजीसार से गूंज उठी। हम पर बेजीसार ऐसा सवार हुआ कि अपनी सुध बुध खो बैठे। बैसाखियां। दरअसल हम दोनों का आपस में इत्तेफाक न था। होम्योपैथी का दीवाना होने के बावजूद अशफाक हुसैन पैदाइशी तौर पर एक MBBS था। उस पर अक्ल और साइंसी रवैया इस हद तक सवार है कि इन दोनों बैसाखियों का सहारा लिए बगैर वो एक कदम नहीं चल सकता। हैरत की बात यह है कि वो रोज होम्योपैथी के मौजज़ात देखता है, उन पर ताली बजाता है, लका कबूतर की तरह छाती निकालकर चलता है, अपनी जबान से कहता है, देखा होम्योपैथी का मौजज़ा। इसके बावजूद वो मौजज़ों पर यकीन नहीं रखता। जब तक कोई बात 100% साइंटिफिक न हो वो उससे मुतासिर नहीं होता। इसके बरक्स अक्ल और तजवीज़ पर मेरा भरोसा टूट चुका है। बेशक मैंने जिंदगी बर्ट्रैंड रसल के स्केप्टिसिज्म से शुरू की थी,
जवानी में अक्ल और दलील की डुगडुगी बजाता रहा, लेकिन अब न अक्ल पर भरोसा है न साइंसी रवैये पर। मेरा ख्याल था कि बेजीसार के मुतालिक वेदों से पूछूं, सन्यासियों से पूछूं, टोटके मानने वालों से पूछूं, बाजार में दरी बिछाकर कुव्वत मर्दी की गोलियां बेचने वालों से पूछूं। अशफाक हुसैन का ख्याल था कि नहीं, उन लोगों से पूछो जो जानते हैं, समझते हैं, साहिब फिक्र हैं। डॉक्टरों से पूछो, तहकीक करने वालों से पूछो। जैद और बकर से पूछना बेकार है। नतीजा यह था कि वो समझदार और पढ़े लिखे लोगों से पूछता था, मैं दहकानी किस्म के आम लोगों से पूछता फिरता था। 2 ही दिनों में सारी दिल्ली हमारी पूछगछ की लपेट में आ गई, लेकिन कहीं से उम्मीद की किरण न फूटी। एक दिन चलते चलाते हम दरियागंज में भंडारी की दुकान के करीब से गुजर रहे थे कि अशफाक हुसैन बोला, ठहर यार, क्यों ना भंडारी की दुकान से पूछें। अशफाक हुसैन को देखकर दुकान की सारी सेल्स गर्ल्स इकट्ठी हो गईं। अशफाक हुसैन की बात सुनकर सबके कान खड़े हो गए। बेजीसार, वो सोच में पड़ गईं। फिर ऊषा कहकहा मारकर हंसी और बोली, जाकर किसी साधु से पूछिए, हमने तो ऐसी बूटी का नाम तक नहीं सुना। अशफाक हुसैन बोला, मैं समझा शायद भंडारी जी ने उसे पोटेंटाइज कर लिया हो। एक बोली, अच्छा, बेजीसार किसी दवा का नाम है क्या? अशफाक हुसैन ने कहा, हिंद की एक बूटी है जो शक्कर की बीमारी के लिए बड़ी मुफीद है। ऊषा ने कहा, मुफीद बूटियां हमारे काम की नहीं, हम तो उन बूटियों में इंटरेस्टेड हैं जो बीमारियां पैदा करें। अशफाक हुसैन गुनगुनाया, ये तो ठीक है, पोटेंटाइज तो वही हो सकती हैं जो बीमारी पैदा करें। एक मुअज्जिज लालाजी जो इस दौरान में दुकान में दाखिल हो चुके थे बोले, बूटी की तलाश है तो किसी आयुर्वेदिक स्टोर में जाकर पूछिए। यहां से हमारी तलाश को एक नई समत मिल गई। हमने बेजीसार की पूछ छोड़कर आयुर्वेदिक दुकानों का पूछना शुरू कर दिया। आयुर्वेदिक की पहली ही दुकान पर वेद साहब बोले, महाराज, नाम तो सुना है बेजीसार का, लेकिन इसके बारे में अता पता मालूम नहीं। तीसरी दुकान पर एक मुअज्जिज हिंदू बैठे थे। बोले, देखिए, अगर बेजीसार का ग्लास बनता है तो आप किसी एम्पोरियम से पूछें। हिंद के हर इलाके के एम्पोरियम नई दिल्ली में मिलेंगे, वहां से अता पता मिल जाएगा। जिस्म और जहन। मैंने अशफाक हुसैन से कहा, एम्पोरियम के लिए तो नई दिल्ली जाना पड़ेगा। उसके चेहरे पर थकावट के आसार जाहिर थे। सच्ची बात यह है कि मैं अशफाक हुसैन की हिम्मत पर हैरान था। वो एक बीमार आदमी था, गुज़िश्ता 6 माह से बिस्तर पर पड़ा था। उसके जिस्म और जहन में 6 माह से मुसलसल लड़ाई हो रही थी। उसका जिस्म बेहद सख्त जान है, जहन बेहद आराम पसंद। एक खद्दर है और दूसरा मखमल। दोनों की चिख चिख झिक झिक लगी रहती है। जिस्म कहता है, ले भाई, मैं उठने लगा। जहन कहता है, अहमक, अभी तेरे घुटने कमजोर हैं, जो उठा तो ऐसा ना हो कि हड्डी कड़क जाए। जो कड़क गई तो फिर बच्चू जी बैठने से भी जाएगा। जिस्म कहता है, देख, अब मैं बहुत बेहतर हूं, अब तू इस कद्दूबाजी को छोड़, दही के ठोटे को फेंक, मुझे अंडा गोश्त खिला। जहन कहता है, ना 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 ना, जो तूने एहतियात को छोड़ दिया तो तेरा कबाड़ा हो जाएगा। अभी नहीं, अभी कद्दू चलेगा, दही चलेगा। पगले, तू सेहत के उसूलों से वाकिफ नहीं, परहेज की अहमियत को नहीं जानता। इस पर जिस्म ताव खा जाता है, अच्छा बच्चू, खा कद्दू, 6 महीने और कद्दू न खिलाया तुझे तो मेरा नाम भी जिस्म नहीं। उस रात बिला वजह अशफाक हुसैन का बुखार कम होने के बजाय 1 दर्जा बढ़ जाता है। बर्ट्रैंड रसल ने क्या खूब बात की थी। बच्चों की तरबियत पर अपनी शोहरा आफाक किताब में लिखता है, वो बच्चे जो जबान से एहतजाज नहीं कर सकते, पेट और आंतों से एहतजाज करते हैं। अशफाक हुसैन के सारे ही उजू आलम एहतजाज में हैं। दरअसल अशफाक हुसैन ऐमनाबाद के एक ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखता है जिसके बेशतर अफराद बैक वक्त काबिल भी हैं और पागल भी हैं। उनमें काबिलियत की चिंगारी दहकती है, जिससे दीवानगी के शरारे उड़ते रहते हैं। अशफाक हुसैन का जिस्म और जहन बरसरे पैकार हैं। उसके भांजे अहमद बशीर का, जो एक जाना पहचाना जर्नलिस्ट है, जहन 2 मुंही सांप की तरह है, जिसके दोनों सिरों पर सर होते हैं। कभी इधर से चलना शुरू कर देता है, कभी उधर से चलना शुरू कर देता है। उसकी भांजी परवीन आतिफ, जो एक जानी पहचानी अदीबा है, हरकत की दीवानी है। उसके लिए बाइसाइकिल की मिसदाक जिंदगी हरकत है, मुसलसल हरकत, और सुकून मौत।
पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मगर ऐसा होता है कि जहां खजाना दबा होता है वहां सांप जरूर होता है, जहां काबिलियत होती है वहां घुम्मन घीरी जरूर होती है। हाँ, तो मैं इस बात पर शिद्दत से हैरान था कि दिल्ली में अशफाक हुसैन का जहन और जिस्म एक दूसरे से ताउन कर रहे थे। दोनों ही ट्रूस का सफेद झंडा गाड़े बैठे थे। नई दिल्ली। मैंने कहा, अशफाक हुसैन, एम्पोरियम पहुंचने के लिए नई दिल्ली जाना पड़ेगा। वो बोला, वहां तो जाना ही है। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, ऊषा कहती थी नई दिल्ली में हमारी ब्रांच है, वहां जरूर जाना। वहां आपके मतलब की 4 किताबें मिल जाएंगी जो हमारे यहां आउट ऑफ स्टॉक हैं। ये कहते हुए उसकी आंख में चमक लहराई। मध्यम आवाज में बोला, उसने फोन भी कर दिया था। मैंने पूछा, किसे? नई दिल्ली की ब्रांच में। यूं करते हैं, आज शाम नई दिल्ली जाएंगे, एम्पोरियम से बेजी सार पूछेंगे और भंडारी की ब्रांच से किताबें खरीदेंगे। नई दिल्ली से मैं सरसरी तौर पर वाकिफ था। आखिरी मर्तबा जब मैंने उसे देखा था तो वो बिल्कुल ही नई थी, यूं जैसे नई दाढ़ी होती है। यहां है वहां नहीं है, इधर कम कम उधर घनी, कहीं शरबती कहीं स्याह। उन दिनों नई दिल्ली बन रही थी, कुछ बन रही थी, कुछ बनने वाली थी, लिहाजा उखड़ी उखड़ी, खाली खाली, उजड़ी उजड़ी, उदास, वीरान थी। शाम के वक्त जब हम रिक्शा में बैठकर नई दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो मैं बड़ी तवज्जो और शौक से गिरदोपेश को देखता जा रहा था। सड़क बड़ी उम्दा थी, चौड़ी थी। दिल्ली की सारी सड़कें ही अच्छी थीं, खुसूसन वो जो शहर से बाहर को जाती थीं। ये सड़क तो नई दिल्ली को जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ सब्जा था, मकानात थे, लेकिन इतनी उदासी क्यों थी? मंजर बेजान क्यों था? इतना सुकून क्यों था? फिर दफतन जैसे निगाहों से पर्दा हट गया। अरे, सड़क पर ट्रैफिक इस कदर कम क्यों है? हमारे यहां तो सड़कों पर मोटरें कुत्तों की तरह भौंकती फिरती हैं। सड़क पर आदमी कम होते हैं, मोटरें ज्यादा। और फिर हमारे यहां मोटरसाइकिल वाले भी तो तफरीहन साइलेंसर निकालकर घाव घाव करते चिंघाड़ते हुए गुजरते हैं। हर चंद मिनट के बाद गोया आवाज का एक जलजला आ जाता है। गुजर जाता है तो शुक्र है मेरे अल्लाह की आवाज अंदर से उभरती है। हमारे यहां प्राइवेट कारें चलती नहीं, दौड़ती हैं। वैगनें रुकती हैं, चलती हैं, रुकती हैं, चलती हैं। रुक चल का नाच नाचती हैं। मोटरसाइकिल सांप चाल चलते हैं। हमारे यहां सड़क पर जाओ तो जल्दी का बुखार चढ़ जाता है। जल्दी और जल्दी और जल्दी, जल्दी चलो, जल्दी पहुंचो, जल्दी लूटो, जल्दी जियो, जल्दी मरो। ठंडी सड़क, काली सड़क। दिल्ली की सड़कें इस लिहाज से सब ठंडी सड़कें थीं, न शिद्दत से तपती थीं, न जल्दी से बल खाती थीं। उन्हें देखकर मुझे 1922 का लाहौर याद आ गया। ये उस जमाने की बात है जब सड़कें आराम से दरख्तों की छांव तले यूं लेटी रहती थीं जैसे शहजादियां हों। इसीलिए तो उन दिनों लाहौर की माल रोड को ठंडी सड़क कहते थे। आजकल उसे कोई ठंडी सड़क नहीं कहता। कैसे कहे भला? उस जमाने में लाहौर के शौकीन मिजाज लोग तांगे या फुटन में बैठकर शाम के वक्त ठंडी सड़क पर टहल लगाने जाया करते थे। घोड़े की दुल्की की लय सुनते, फरागत से गिरदोपेश की तरफ देखते और मूछ मरोड़ते। मकसूद न कहीं जाना होता, न पहुंचना होता, न काम न काज, खाली तफरीह। आजकल तो सड़क को काली सड़क कहते हैं, इसलिए कि वो लेटती नहीं, दौड़ती है, रेस करती है, चीखती है, धाड़ती है। दिल्ली की सड़कें सब ठंडी सड़कें थीं। मोटरें शरीफाना अंदाज में चलती थीं। मोटरसाइकिल चीखते न थे। रक्शे सड़क पर फुटबॉल नहीं खेलते थे, और साइकिल रक्शे, वो तो बेचारे हौंक रहे थे। अरे ये क्या, दिल्ली की सड़कों पर एक ही मोटर चलती है क्या? हिंद की बनी हुई मोटर। सुभान अल्लाह, बात हुई ना। अपनी चीज बनाओ, अपनी चीज बरतो। एक हम हैं कि अपना कपड़ा बनाते हैं, उस पर दसावर की मोहर लगाते हैं कि बिके, मेड इन पाकिस्तान कोई नहीं खरीदता। साहिबो, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, अपनी चीज बनाओ, अपनी चीज खरीदो का शिद्दत से कायल हूं। लेकिन इसका क्या किया जाए कि अपनी सड़कों पर रंग बिरंग और तरह तरह की मोटरें चलते हुए देखकर फख्र से मेरा सर ऊंचा हो जाता है और दिल से आवाज उठती है, बाग वो होता है जिसमें रंग रंग के फूल उगे हों। एक रंग के हों तो वो बाग थोड़ा हुआ, खेत हुआ खेत। दिल्ली में हम 4-5 दिन रहे। सुबह शाम सड़कों और बाजारों में आवारागर्दी करते रहे, लेकिन एक एक्सीडेंट भी देखने में ना आया। चलो, हादसा ना सही, हादसे के आसार ही दिखाई देते।
सांप न सही, सांप की लकीर ही सही। यहां तो सड़क पर हर चंद कदम के बाद एक न एक लकीर नजर आती है, बल्कि लकीरें ही लकीरें। अशफाक हुसैन ने मुझे कोहनी मारी, बोला, ये फ्लैटें देखी तुमने? मैंने पूछा, कौन सी फ्लैटें? वो हंसा, नजर नहीं आती क्या? मैंने कहा, मैं तो भाई सड़क की जानिब देख रहा था। उसने कहा, बड़ी मॉडर्न फ्लैटें हैं। मैंने आह भरी, या अल्लाह, ये फ्लैटें इधर भी आ गईं। अशफाक हुसैन बोला, क्यों, खूबसूरत नहीं क्या? मैंने कहा, बड़ी खूबसूरत हैं देखने में, बाहर से। उसने तीखी नजर से मेरी तरफ देखा, क्या मतलब? मैंने कहा, फ्लैटें देखने के लिए नहीं होती, रहने सहने के लिए होती हैं। जितनी खूबसूरत नजर आती हैं उतनी ही गैर आरामदेह होती हैं। मुझे उमर का दोस्त पीटर किंग याद आ गया। पीटर किंग अंग्रेज है, लंदन में रहता है। उस रोज उमर के घर किंग की दावत थी। मसूद, अम्माद, सज्जाद और मैं बैठे थे। अम्माद ने किंग से पूछा, एयर कंडीशनर के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? वो बोला, बहुत पुरअसर चीज है। उमर ने पूछा, क्या मतलब? बोला, एयर कंडीशनर ने हमारे आर्किटेक्चर की ऐसी की तैसी फेर दी है। किंग ने एक आंसू में गमे दर्द कह दिया। साहिबो, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, देखने में बेहद खूबसूरत शहर है, लेकिन एयर कंडीशनर तर्ज तामीर पर बना हुआ है। एयर कंडीशनर की मैं तौफीक नहीं रखता, इसलिए खूबसूरत घर में गर्मियों में यूं इत्मीनान से पड़ा रहता हूं जैसे फ्राई पैन में पड़ा हुआ हार्ड बॉइल्ड अंडा। नई दिल्ली की उन फ्लैटों को देखकर मेरा जी चाहा उन मकीनों को जो एयर कंडीशनर की तौफीक नहीं रखते बारी बारी गले लगाकर रो दूं। सड़क पर बस स्टॉपों की वही कैफियत थी जो उस रोज मेहराली की बस में से नजर आई थी जब हम कुतुब साहब जा रहे थे। नौजवान लोग अड्डों पर खड़े इंतजार कर रहे थे। रक्शे वाला बोला, लो जी, आ गई नई दिल्ली। हम रक्शे से उतरकर पैदल चलने लगे। बेशक इमारतें शहर की निस्बत नए ढब की थीं, लेकिन खासी पुरानी नजर आती थी। माहौल उदास उदास था। लोग फुटपाथ पर आ जा रहे थे, फिर भी उदासी छाई हुई थी। जब हम पूछते पूछते भंडारी की ब्रांच तक पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। ये ब्रांच भी एयर कंडीशनर तर्ज तामीर की बनी हुई थी। उस वक्त पावर फेल हो चुकी थी। अंदर स्टॉल पर खड़ी खातून पसीने में नहाई हुई थी। मर्द सेल्समैन घबराकर दुकान से बाहर निकल आया था। ये देखकर हम वापस हो लिए। एम्पोरियम तलाश करते करते अंधेरा हो गया। जब हम वहां पहुंचे तो एक ही जगह 4 एम्पोरियम वाक़े थे, लेकिन उनमें से 3 बंद हो चुके थे। चौथा भी बंद होने को था। हमने दुकानदार से पूछा। वो बोला, हां महाराज, होते तो हैं बेजी सार के ग्लास, लेकिन इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं। अशफाक हुसैन ने पूछा, कहां से मिलेंगे? उसने कहा, सप्लाई के मुतालिक हम यकीन से नहीं कह सकते, आप आर्डर लिखवा जाएं, शायद 10-15 दिनों तक आ जाएं। अशफाक हुसैन ने कहा, जनाब, हम तो परदेश से हैं, 2-1 दिन में वापस चले जाएंगे। आप ये बताइए कि हमें ये ग्लास कहां से मिल सकते हैं? लाला जी बोले, देखिए, सीधी बात है, ये ग्लास लकड़ी के बनते हैं। चांदनी चौक के पास एक लकड़ी का बाजार है, आप वहां चले जाएं, मुमकिन है आपको वहां से अता पता मिल जाए। ये सुनकर हमें खुद पर बेहद गुस्सा आया कि देखो, सीधी बात थी और हमने इसे खामखा उलझा रखा है। हम ये समझते रहे कि बेजी सार एक बूटी है। कितनी अहमकाना सोच है। कभी बूटी का ग्लास भी बन सकता है? ग्लास तो लकड़ी का बनता है, चाहे वो लकड़ी बूटी की हो, झाड़ी की हो या दरख्त की हो। बहरहाल वो लकड़ी है, लकड़ी बाजार से पूरा अता पता मिल जाएगा। अब हमें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इस कदर सीधी बात थी जो हमारी समझ में न आई। इस पर अशफाक और मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। अगरचे बज़ाहिर इसका एतराफ नहीं करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और खिफ़्फ़त का कांटा लगा हुआ था। फिर यह भी है कि पैदल चल चल कर हम थक चुके थे। इतना लंबा फासला हम कभी न चले थे। नई दिल्ली की तमाम तर दुकानें बंद हो चुकी थीं। हालांकि अभी पूरी तरह से रात नहीं पड़ी थी। नई दिल्ली एक वीराने में बदल गई। मुझे तो उस वीराने से खौफ आने लगा। अब हम टैक्सी या रक्षा की तलाश में थे। सड़क पर न कोई टैक्सी थी, न कोई रक्षा। प्राइवेट कार भी कभी कभार गुजरती थी। जब भी कोई रक्षा रुकता तो हम उसकी तरफ उठ भागते। दिक्कत यह थी कि उस वक्त कोई टैक्सी रक्षा हुमायूं के मकबरे की तरफ जाने के लिए तैयार न था। नई दिल्ली की उदासी और वीरानी बढ़ती जा रही थी।